मितालीज वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को दबाएं। इससे आपको मेरे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। मेरा नाम अवनी है। शादी से पहले मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और गांव में रहती थी। मैंने सरकारी स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई की थी। मैं बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन सामान्य दिखती थी। घर में सबसे बड़ी बेटी होने के कारण मेरे माता पिता मेरी शादी जल्द से जल्द करना चाहते थे। हमारे गांव में लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है। मेरे माता पिता ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता तलाशा जो पड़ोस के गांव से आया था। लड़का गांव का ही रहने वाला था, लेकिन उसकी नौकरी कतर में थी और काफी अच्छी थी। लड़का पढ़ा लिखा भी था, इसलिए मेरे परिवार को रिश्ता पसंद आया। मेरी भी इच्छा थी कि मेरी शादी किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से हो, जो पूरी हो गई। मेरे होने वाले पति आरव कई सालों से कतर में नौकरी कर रहे थे। वे अपने परिवार के सबसे बड़े बेटे थे और उनके 3 छोटे भाई बहन थे। उनके पिता का देहांत काफी पहले हो चुका था, लेकिन उनकी मां अभी भी थीं। हमारा रिश्ता फोटो देखकर तय हुआ था। आरव कतर में थे, इसलिए बार बार आ नहीं सकते थे। उनके परिवार की शर्त थी कि शादी के समय ही वह हिंदुस्तान आएंगे। मेरे पिता के एक दोस्त ने यह रिश्ता करवाया था, इसलिए आरव मेरे लिए अनजान थे। दोनों परिवारों की रजामंदी से हमारा रिश्ता पक्का हो गया और कुछ दिनों बाद ही हमारी शादी हो गई। शादी की पहली रात जब मैं अपने पति से मिली तो मुझे उनका व्यवहार बहुत पसंद आया। मेरे ससुराल का घर छोटा था, लेकिन मेरे पति की कमाई अच्छी थी। मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि घर से ज्यादा लड़के की कमाई मायने रखती है। मैंने भी यह बात मान ली थी। शादी के 4 दिन बाद ही मेरे पति ने कतर वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे यह पता था कि आरव कतर में नौकरी करते हैं, लेकिन इतनी जल्दी जाने की बात से मैं स्तब्ध रह गई। मैंने सोचा था कि वे कुछ समय यहाँ रुकेंगे और हम एक दूसरे को ठीक से जान पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने आरव से कहा कि मैं उनके बिना यहाँ कैसे रहूंगी, तो उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि कंपनी ने उनकी छुट्टियां रद्द कर दी थीं और उन्हें तुरंत वापस बुला लिया था। उन्होंने मुझे समझाया कि यह उनकी नौकरी के लिए जरूरी है। आरव ने बाजार से 15-20 किलो फिटकरी लाकर मुझे अपने सामान में रखने को कहा। मैं हैरान थी और उनसे पूछा कि वे इसका क्या करेंगे। आरव ने बताया कि कतर की औरतें फिटकरी का कुछ और इस्तेमाल करती हैं और वहां इसकी बहुत ज्यादा कीमत है। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई और समझ गई कि हर जगह की अपनी जरूरतें होती हैं। आरव ने मुझसे वादा किया कि वे जल्दी ही मुझे अपने पास बुला लेंगे। उनके जाने के बाद मेरी ननदों ने मुझ पर निगरानी रखना शुरू कर दिया। सास बीमार रहती थीं, इसलिए ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थीं। मेरी ननदों को मेरे आंसू दिखावा लगते थे। आरव मुझसे फोन पर बात करते और कहते कि उन्हें मेरी बहुत याद आती है। एक दिन उन्होंने मुझे खुशखबरी दी कि वे मुझे कतर बुला रहे हैं और सभी कार्यवाही पूरी हो चुकी है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मेरी ननदों के चेहरे पर जलन दिखने लगी, क्योंकि वे भी चाहती थीं कि उनका भाई उन्हें भी कतर बुला ले। मैंने अपनी नंदों को नजरअंदाज कर जल्दी से अपनी जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने आरव से पूछा, क्या आपके लिए यहाँ से कोई सामान लेकर आऊं? आरव ने कहा, तुम मेरे लिए 20 किलो फिटकरी लेकर आना। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। कुछ समय पहले ही आरव 15-20 किलो फिटकरी लेकर गए थे। अब फिर से 20 किलो फिटकरी बहुत ज्यादा होती है। मेरा अपना सामान भी काफी था। ऊपर से 20 किलो फिटकरी की वजह से मुझे ज्यादा वजन के पैसे चुकाने पड़े थे। मैं सोचने लगी, पता नहीं इतनी सारी फिटकरी का कतर की औरतें क्या करती हैं। कतर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर आरव को देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आरव ने मुझसे मिलने के बजाय पहला सवाल यही पूछा, क्या तुम फिटकरी लेकर आई हो? उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। उन्हें मुझसे मिलने से ज्यादा फिटकरी की चिंता हो रही थी। मैंने खामोशी से फिटकरी से भरा थैला निकालकर उन्हें दे दिया। वापसी पर उनके पास बहुत सारे पैसे थे। आरव मुझे अपने फ्लैट पर लेकर गए और बहुत प्यार से पेश आए। कुछ समय बाद जब मैंने फिर से फिटकरी का जिक्र किया तो आरव ने बताया कि कतर की औरतें फिटकरी को बहुत ऊंचे दामों पर खरीदती हैं। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाने के बाद 2 महीने तक बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अब मुझे वापस हिंदुस्तान जाना होगा, क्योंकि यहाँ के खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं
और पैसे बच नहीं रहे हैं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई और कहा, आपके बिना मेरी वहां पर कोई जिंदगी नहीं। मैं सब रिश्तेदारों से कहकर आई हूं कि अब मैं हमेशा आपके साथ कतर में ही रहूंगी। आरव ने समझाया कि उन्हें अपने परिवार का भी खर्च उठाना है और मेरी वजह से सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। मैंने गुस्से में कहा कि अगर ऐसा है तो मैं भी यहां पर कोई नौकरी कर लूंगी और अपना खर्च खुद उठाऊंगी। आरव ने मेरी बात को मजाक समझा। मैंने आसपास के फ्लैट वालों से बात की और कुछ घरों में काम तलाश लिया। कई भारतीय परिवारों ने मुझे काम पर रख लिया। मुझे 3-4 घरों में एक साथ काम करने का मौका मिल गया था। मुझे अच्छे खासे पैसे मिलने लगे, जिससे मैं आरव के साथ रह सकती थी। मैंने आरव को बताया कि मुझे खाना बनाने और सफाई करने की नौकरी मिल गई है। ये सुनकर आरव हैरान रह गए और कहने लगे कि वे मुझे दूसरों के घर काम करने की इजाज़त नहीं दे सकते। मैं जोर जोर से रोने लगी। आरव ने मुझे काम करने की इजाज़त दे दी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब मैं आरव के साथ हमेशा रह सकती थी। अगले दिन आरव ने कहा कि अगर मुझे काम समझ में आए तो ही करना, वरना ज़रूरत नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी। काम के दौरान मैंने देखा कि कतर के घरों में बहुत सारी फिटकरी रखी हुई थी। मुझे याद आया कि आरव ने भी बहुत सारी फिटकरी लाई थी। मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ की औरतें फिटकरी का क्या करती हैं। किचन में काम करते समय मैंने देखा कि हर घर में फिटकरी का ढेर लगा होता था। इस अनुभव से मुझे पता चला कि कतर में भारतीय खाने और घरेलू काम के लिए हमारी बहुत मांग है। मैंने यहीं रहकर काम करने का निश्चय कर लिया था और आरव भी इस बात से सहमत हो गए थे। अब मैं खुश थी कि मैं आरव के साथ रह सकती हूँ और साथ ही आत्मनिर्भर भी बन सकती हूँ। अब तो मेरे अंदर एक अजीब सा इंटरेस्ट जाग उठा था कि आखिर ये सब माजरा क्या है। इंडिया में तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। मुझे खाना पकाते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि एक औरत किचन में आई और उसने फिटकरी का टुकड़ा निकाला और एक बर्तन में पानी लिया। फिटकरी का टुकड़ा उस बर्तन में डालकर उसे ढककर कोने में रख दिया। मुझे समझ नहीं आया कि उसने पानी में फिटकरी क्यों डुबोई थी। वह यह काम चोरी चुपके कर रही थी और मैंने उसे काम करते हुए देख लिया था। वह नहीं चाहती थी कि मैं उसकी तरफ देखूं। इस बात पर मैं और भी ज्यादा हैरान हुई। मेरा पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा। मैं सारे घरों में खाना बनाकर और साफ सफाई करके 6 घंटे में फ्री हो गई और आरव के घर लौट आई। खाना बनाने का तो मुझे हमेशा से ही शौक था, इसलिए यह काम मुझे बिल्कुल भी भारी नहीं लगा। शाम को जब आरव घर आए तो उन्होंने मुझसे ढेरों सवाल पूछे। मैंने उन्हें दिलासा दिया कि काम बहुत अच्छा है और मुझे यहाँ पर किसी तरह की भी कोई तकलीफ नहीं है। आप चाहो तो मेरी सारी सैलरी अपने घर भेज सकते हैं। मुझे बस आपका साथ चाहिए। मैं आपके साथ कैसे भी यहाँ पर गुजारा कर लूंगी। मेरी बात पर आरव मुस्कुराने लगे। आखिर ये सब मैं उनके साथ रहने के लिए ही तो कर रही थी। आरव रात के खाने के बाद मुझे घुमाने के लिए बाहर लेकर गए। जब से मैं कतर आई थी, तब से पहली बार वह मुझे बाहर लेकर गए थे। उनके साथ बाहर घूमने में मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। अब तक तो मेरे सर पर यही टेंशन थी कि कहीं मेरे पति मुझे यहाँ से वापस ना भेज दें। वह मुझे एक बड़े से मॉल में शॉपिंग कराने के लिए लेकर गए। इस रंगीन दुनिया में पहुंचकर मैं खुश हो गई थी। मॉल में बड़ी बड़ी सोने की दुकानें थीं और हर औरत ढेर सारा सोना पहने हुए थी। मैंने कभी किसी औरत को खुलेआम इतना सोना पहने हुए नहीं देखा था। मैंने अब तक यही समझा था कि शायद कतर में तो बड़े बड़े घरों के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो लोगों ने कुछ ज्यादा ही तरक्की कर ली थी। हमने खूब सारी शॉपिंग की और आरव ने मुझे वहाँ की आइसक्रीम भी खिलाई। घर आते समय रास्ते में हमें आरव के दोस्त मिल गए थे। शायद वह ऑफिस के ही दोस्त थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थीं। उन्होंने मुझे अपने दोस्त और उनकी पत्नी से मिलवाया। वे लोग बहुत अच्छे थे और जब उन्हें पता चला कि मैं शादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान से यहाँ आई हूँ, तो उन्होंने मुझे और आरव को अगले दिन डिनर के लिए बुला लिया। वे लोग भी कतर में ही रहते थे, लेकिन उनकी हिंदी काफ़ी अच्छी थी। आरव ने उनसे मना भी किया कि हम लोग डिनर पर नहीं आ सकते, लेकिन वे नहीं माने और जब वे ज्यादा जिद करने लगे तो मेरे पति ने उनके डिनर का ऑफर स्वीकार कर लिया। मैं आरव के दोस्त के घर जाने के लिए बहुत उत्साहित थी, क्योंकि मैंने अभी तक वहां के लोगों के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाया था। अगले दिन मैंने सभी घरों में काम किया और जल्दी जल्दी तैयार हो गई। आरव ने कहा था कि वे जल्द ही काम से लौट आएंगे
और फिर हम लोग उनके दोस्त के घर जाएंगे। आरव के आते ही हम दोनों उनके दोस्त के घर के लिए निकल गए। उनके दोस्त और उनकी पत्नी ने बहुत ही अच्छी तरह से हमारा स्वागत किया। उनका घर बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से भी उससे कई गुना खूबसूरत था। उनके 2 प्यारे बेटे थे और एक 3 महीने की बेटी भी थी। छोटी बेटी को देखते ही मुझे उस पर बहुत प्यार आ गया। आरव के दोस्त की पत्नी का नाम आयशा था। वह किचन में खाना बना रही थी। मैं भी उनके पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वह मुस्कुराई और बोली, भाभी, आप बैठ जाओ। मैं बस खाना तैयार करके आपके पास आती हूँ। मैंने उनकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। और फिर मैंने उनकी मदद करनी शुरू कर दी। तभी मेरी नज़र आयशा भाभी के किचन में रखी हुई फिटकरी पर पड़ी। उन्होंने भी फिटकरी को एक डिब्बे में रखा हुआ था। डिब्बा ट्रांसपेरेंट था, इसीलिए मुझे उसके अंदर की फिटकरी साफ दिखाई दे रही थी। एक बार फिर मेरे दिल में यही सवाल उठा कि आखिर कतर की औरतें फिटकरी का क्या करती हैं। मैंने सोचा कि मैं आयशा से फिटकरी का राज पूछ लेती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी झिझक हो रही थी, क्योंकि जिस घर में मैं काम करती थी, वहां की मालकिन ने चोरी छुपे फिटकरी को पानी में डालकर रखा था। पता नहीं इसके पीछे कौन सी बात हो सकती है। आयशा का ध्यान खाना बनाने में लगा हुआ था। अब मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उनसे पूछ ही लिया, ये फिटकरी यहाँ पर क्यों रखी हुई है? आखिर आप लोग इतनी सारी फिटकरी का क्या करते हो? हमारे यहाँ तो फिटकरी इतनी ज्यादा तादाद में किचन में नहीं रखी जाती। मेरी बात सुनते ही आयशा के चेहरे का रंग बदल गया और उसने जल्दी से फिटकरी का डिब्बा उठाकर किचन की अलमारी में रख दिया। उसका अंदाज बड़ा अजीब था। मेरी बात का जवाब दिए बिना ही वह खाना बनाने में लग गई, तो मैं भी खामोश हो गई, क्योंकि दोबारा पूछने की मुझ में हिम्मत नहीं रही। आयशा ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। दावत बहुत ही अच्छी रही थी। हम उन लोगों से अनुमति लेकर अपने घर लौट आए थे। हमें उनके घर जाना बहुत अच्छा लगा था, पर पूरे रास्ते मेरे दिमाग में फिटकरी का ख्याल चलता रहा। आरव ने मेरा गुमसुम चेहरा देखा तो मुझसे पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने आरव को सारी बात बता दी कि किस तरह मैंने यहाँ पर काफी घरों में फिटकरी के बड़े बड़े डिब्बे देखे थे, और आज आयशा के किचन में भी बहुत सारी फिटकरी देखी थी, जो कि बड़े से डिब्बे में मौजूद थी। आखिर कतर की औरतें इतनी सारी फिटकरी का क्या करती हैं? मेरी बात सुनकर मेरे पति हंस पड़े और कहने लगे, तुम हर छोटी छोटी बातों पर सोच विचार करने लग जाती हो। आखिर यहाँ पर औरतें फिटकरी का कुछ भी करती हों, हमें उससे क्या मतलब? लेकिन मुझे तो सच्चाई के बारे में जानना था, क्योंकि फिटकरी तो हमारे हिंदुस्तान में भी पाई जाती थी। वहां तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट फिटकरी पर नहीं किया जाता था जितना यहाँ पर किया जाता है। आरव ने कहा, चलो, मैं ही तुम्हें पता करके बताता हूँ कि आखिर यहाँ की औरतें फिटकरी के साथ क्या करती हैं और इसके पीछे क्या राज है। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। मेरा काम बहुत ही अच्छी तरह से जम गया था। मुझे वहां के लोगों के घरों में खाना पकाने की अब आदत सी हो गई थी। मेरे माता पिता से मेरी हर दूसरे तीसरे दिन फोन पर बात होती रहती थी। जब से मैं आरव के पास आई थी, मेरी माँ को बहुत सुकून हो गया था। मैंने अपनी माँ से कई बार फिटकरी के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे थे, लेकिन मेरी माँ को भी ज्यादा जानकारी नहीं थी कि फिटकरी को पानी में भिगोकर क्या किया जा सकता है। ये बात मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। मैं कतर में आकर पूरी तरह से सेट हो गई थी। अब मुझे हिंदुस्तान वापस जाने की कोई चिंता नहीं रही थी। मेरा काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। मेरे पति और मैं यहाँ पर खूब कमाई कर रहे थे। जिन लोगों के घरों में मैं काम करती थी, वे लोग भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे खाने की बहुत तारीफ होती थी, और जिनके घरों में मैं सफाई करती थी, वे भी मेरी मेहनत की सराहना करते थे। वहां पर मेरी सफाई की भी खूब तारीफ की जाती थी, क्योंकि मैं बहुत ही सलीके से काम करती थी। खाना भी मुझे ज्यादा नहीं बनाना होता था। 2-3 तरह की डिशेस थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनानी होती थी। कुछ दिन बाद एक सुबह आरव ऑफिस से घर आए और मुझसे बोले, मेरे लिए अपने हाथ की अच्छी सी चाय बना दो। उनका मूड बहुत अच्छा लग रहा था और वे फ्रेश लग रहे थे। मैंने पूछा, आज आपको ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है? आरव ने कहा, मैं तुम्हारी परेशानी का हल लेकर आया हूँ। आज तुम्हारी परेशानी खत्म करने वाला हूँ और तुम्हें फिटकरी का राज बताऊंगा। मैं फिटकरी का राज जानने के लिए बहुत उत्साहित थी। जल्दी से चाय बनाकर और सारे काम निपटाकर उनके पास बैठ गई। आरव ने बताया कि कतर की औरतें यह नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि फिटकरी का उपयोग वे किस लिए करती हैं। यह परंपरा उनके पुराने जमाने से चली आ रही है। आयशा भाभी ने
इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया था। आरव ने कहा कि हर जगह की अपनी अलग रस्में और इलाज होते हैं। तुमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं जो इंडिया में नहीं होती। फिटकरी का उपयोग कतर में अलग तरीके से होता है। वहाँ की औरतें इससे एक खास दवाई बनाती हैं, जिसे वे अपने बुजुर्गों से सीखती हैं। फिटकरी को पानी में मिलाकर कई दिन तक रखते हैं और रोज सुबह खाली पेट इसे पीती हैं। इस दवाई का सेवन 3 महीने तक किया जाता है, जिससे उनका मानना है कि बहुत ही खूबसूरत बच्चा पैदा होता है और यह भी कि बेटा ही पैदा होगा। आरव ने कहा कि अगर हिंदुस्तानी औरतों को इस बारे में पता चल जाए तो वे भी इस टोटके को अपनाने लगेंगी। मुझे यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। मैंने आरव से पूछा कि क्या यह सच है? आरव ने बताया कि कतर में उनके दोस्त ने ही उन्हें यह राज बताया है। आरव इंडिया से फिटकरी लाकर महंगे दामों में बेचते हैं, क्योंकि यहाँ फिटकरी बहुत महंगी है और आसानी से मिलती भी नहीं। कतर की औरतें इसलिए इस बात को छुपाती हैं, क्योंकि वे मानती हैं कि किसी को बताने से टोटका खराब हो जाएगा। आरव ने कहा कि हमें बेटे या बेटी से फर्क नहीं पड़ता, बस बच्चे की चाहत है। उनके यह कहने से मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ ही दिनों में ऊपर वाले ने मुझे भी खुशखबरी दी और मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मैंने तो कोई दवाई नहीं पी थी, लेकिन फिर भी बेटा हुआ। यह सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन इंसान हमेशा अपने टोटके करता रहता है। कतर की औरतें भी ऐसे ही टोटकों में फंसी रहती हैं। मैं यह नहीं जानती कि कितनी कतर की औरतें इस टोटके को जानती हैं, लेकिन ज्यादातर के घर में फिटकरी जरूर होती है। हमें चाहिए कि ऊपर वाले से जो औलाद मिले, उसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार करें। बेटा या बेटी औलाद होना ही सबसे बड़ी बात होती है। मैं अपने पति आरव के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन अब मैंने कतर की औरतों के मामलों में ज्यादा दिलचस्पी लेना बंद कर दिया है। मुझे यह पसंद नहीं आया कि वे लोग बेटे के लिए इतने टोटके करते हैं। बेटी भी ऊपर वाले की नेमत होती है। मुझे बेटियां बहुत पसंद हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अगली बार मुझे बेटी ही हो। मुझे अपनी कहानी बताने में बहुत खुशी हुई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।